नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के सेकंड चैप्टर के अंदर गुप्त साम्राज्य के बारे में। हमने बात की थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। चैप्टर सेकंड के अंदर ही आपके आता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज अपन थोड़ी सी बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक कौन था और गुप्त साम्राज्य से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना थी इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त। लेकिन ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते हम इसको। इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो की थी लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। तो कौन था वास्तविक संस्थापक, उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक इतिहासकार आते हैं आपके के एम मुंशी। वो गुप्तों के काल को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कल्चर मानते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। कौन मानते हैं? के एम मुंशी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। गुप्तों के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने कहा था? के एम मुंशी ने। आगे अपन गुप्तों की बात करें, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो आता है आपका चंद्रगुप्त। ध्यान रखना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर इसके अंदर। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्या नाम था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये गुप्त वंश का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है ना। इसका मतलब आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको पूछ ले मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे देखो अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में थोड़ी सी, कि इसने लगभग 319 ईस्वी के आसपास ये क्या बना था? राजा बना था। अब ईस्वी के अंदर आ गए अपन। पहले अपन बीसी ईसा पूर्व समझ का टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, अब अपन बात करेंगे ईस्वी की। ये राजा बना और इसने एक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन सी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब राजाओं में महान। तो राजाओं के अंदर इसको क्या माना जाता है? महानतम व्यक्ति माना जाता है। इसने गुप्त वंश के तहत एक गुप्त संवत चलाई। कौन सी संवत चलाई? गुप्त संवत। गुप्त संवत इसने चलाई, लेकिन गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपके चंद्रगुप्त सेकंड ने। वो हम आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड ने कहाँ पर इसका प्रयोग किया था। आगे देखो बात करते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और लिच्छवी नाम के सिक्के चलाए। किससे विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी से। लिच्छवी की राजकुमारी थी, इसलिए इसका नाम लिच्छवी पड़ गया था। इससे उसने क्या किया था? विवाह किया था और लिच्छवी नाम के सिक्के चलाए थे। आगे अपन बात करते हैं कि कुछ समय तक इसने शासन किया, लेकिन इसने भरी सभा के अंदर अपना पुत्र था समुद्रगुप्त को भरी सभा के अंदर राजा बना दिया और खुद ने संन्यास धारण कर लिया। अब अपन बात करेंगे एक महानतम शासक के बारे में गुप्त डायनेस्टी का, और 100% इससे सवाल पुटअप हो जाना चाहिए कि इसकी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे अपन बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और लिच्छवी नाम के सिक्के चलाए। इसने गुप्त संवत चलाई। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने किया। आगे देखो अपन बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें थी समुद्रगुप्त के बारे में। अब अपना नया राजा कौन होगा? समुद्रगुप्त। इसके बारे में हमें अच्छे से जानना है कि समुद्रगुप्त किस प्रकार से राजा बनता है और किस प्रकार से उसने कार्य किए थे, उन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर आता है आपके समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त कुमारी देवी का पुत्र था। यह चंद्रगुप्त फर्स्ट की एक अन्य रानी थी जिसका नाम था कुमारी देवी का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त भरी दरबार में बैठा था और इसने अपने पुत्र को क्या बना दिया, राजा बना दिया। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से। कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से। उसमें लिखा हुआ है कि भरी दरबार के अंदर चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को राजा बना दिया और कुछ ने संन्यास धारण कर लिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भारत का नेपोलियन। इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे युद्ध जीते थे जो नेपोलियन ने जीता था। कि नेपोलियन ने किस प्रकार, जो आप क्रांति पढ़ते हैं रिवॉल्यूशंस, जो विश्व की क्रांति के अंदर किस प्रकार उसने योगदान दिया था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, नेपोलियन से। कौन करता है, विसेंट स्मिथ, वी स्मिथ। इसकी तुलना किससे करते हैं, नेपोलियन से। और देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसको 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। कितने युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। ऐसे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने कुल अपने जीवन के अंदर 100 युद्ध जीते थे। देखिए कितना महानतम शासक रहा होगा कि इसने 100 युद्ध जीते। इसकी उपाधि मिलती है कविराज। इसकी उपाधि क्या मिलती है, कविराज, महाराजा धीराज। ये तो नॉर्मल सी उपाधि थी, सभी राजाओं के अंदर मिल जाती है। एक मिलती है आपको चंद्र प्रकाश की उपाधि। कौन सी उपाधि मिलती है, चंद्र प्रकाश। इसने बहुत सारे सिक्के चलाए थे। गुप्तों की एक सबसे बड़ी देन सिक्के कह सकते हैं हम। गुप्तों ने भारत के अंदर सिक्कों की जो भूचाल मचा दी थी, सोने और चांदी के सबसे ज़्यादा सिक्के यदि चलाए थे वो गुप्तों ने चलाए थे। कि इनके सोने के जो सिक्के थे वो बहुत ही अच्छे और शुद्ध, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सिक्के थे। देखो आगे बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त के बारे में ही हम आगे और बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए प्रमुख सिक्के कौन कौन से थे। एक तो आता है आपका अश्वमेध प्रकार का। एक आता है आपका व्याघ्र निहंता। लिच्छवी दोहितर। अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया। ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए उसने अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया था। दूसरा सिक्का आता है आपका व्याघ्र निहंता, कि एक ऐसा राजा बिना किसी हथियार के किसको मार रहा है, शेर को मार रहा है। इस प्रकार के सिक्के किसने चलाए, समुद्रगुप्त ने। लिच्छवी दोहितर, सीधी सी बात है, चंद्रगुप्त फर्स्ट की रानी थी और उनकी रानी होगी तो सीधी सी बात है कि रानी का जो दोहितर मतलब पुत्र के नाम से इसने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। तो ये 3 प्रकार के सिक्के आपको याद रखने हैं, किसके, समुद्रगुप्त के। आगे और बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की तुलना किन किन से की गई है, उसके बारे में अपन जानते हैं कि समुद्रगुप्त को किसके समान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता। पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता। और क्या बात थी, पहली बात तो ये। दूसरा क्या थी, कुबेर के समान धनी। इतने पैसे थे इसके पास कि पूरी दुनिया को जीत ले। कुबेर के समान धनी, यम के समान गुस्से वाला, गुस्से वाला। देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता, किससे तुलना की गई है, देवता से। क्या था, अपने आप में देवता। दूसरी बात देखिए, कुबेर के साथ धनी, बहुत ही पैसे थे, इतने की कोई सीमा ही नहीं। फिर क्या है, यम के समान गुस्से वाला, गुस्सा बहुत अधिक आता था।
गुस्सा आता था तब कहते हैं कि संपूर्ण विश्व को, पृथ्वी को नाश करने जितना इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। इंद्र के समान वीर, किसके समान? इंद्र के समान वीर। इंद्र के समान क्या था? वीर था। मतलब युद्ध लड़वा लो आप कितने भी, हार नहीं मानता था, डरता नहीं था, निर्भीक, जिसे किसी का कोई डर नहीं हो। ऐसा व्यक्ति कौन था? समुद्रगुप्त। ये सारी चीज़ें किसकी थी? समुद्रगुप्त की प्रमुख विशेषताएं थी। यहाँ से अच्छा सवाल पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त की तुलना किन किन लोगों से की गई थी। उनके बाद कि पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता, कुबेर के समान तो धनी, पैसे ही पैसे, यम के समान गुस्से वाला, गुस्सा आ गया तो पूरी पृथ्वी का नाश करने वाला व्यक्ति था। इंद्र के समान वीर, युद्ध वगैरह लड़ने में किसी प्रकार का कोई हिचक नहीं थी। ऐसा वीर शासक था कौन? आपके समुद्रगुप्त। और जानकारी लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त किस प्रकार से वीर शासक था, उनके बारे में अपन जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये कई लाखों गायों का दानी था। क्या था? गाय का दान देने वाला व्यक्ति सबसे पवित्र, सबसे अच्छा माना जाता है। तो कई लाखों की गायों का दान देने वाला व्यक्ति कौन था? आपके समुद्रगुप्त। अच्छे से उतार लेना आप इसको, अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके। फिर देखते हैं अपन, एक अभिलेख आता है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, किसके बारे में जानना है अपन को? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, कि प्रयाग प्रशस्ति क्या थी। यहां से अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, जैसा भी लिखा हुआ मिश्रण एक थोड़ा आप समझ लेना कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, उसके बारे में अपन जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पाषाण पर समुद्रगुप्त की आत्मकथा थी। किसके ऊपर? पाषाण, पाषाण मतलब पत्र, पाषाण पर समुद्रगुप्त की आत्मकथा क्या थी? पाषाण पर समुद्रगुप्त की आत्मकथा। इसकी रचना किसने की थी? तो वो व्यक्ति था हरिसेन। राज्य के दरबारी कवि था इसका, और कैसा कहा जाता है कि हरिसेन ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी रचना की और इसकी वीरता की क्या प्रशंसा की है इसके अंतर्गत कि इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक प्रमुख बात इसके अंदर ये भी आती है कि इस प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। कौन से, किसकी प्राप्ति नहीं होती है? अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, कहाँ पर प्राप्त नहीं होती है? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। लेकिन हमें अश्वमेध प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के जरूर हमें प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है कि अश्वमेध यज्ञ बाद में किया गया होगा, लेकिन उससे पहले किसकी रचना हो गई होगी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना कर दी गई होगी। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। इसे इतिहास का दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का दर्पण कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं अपन और बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। इतिहास का दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इतिहास का दर्पण। इतिहास का दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। इतिहास का दर्पण कहते हैं। देखिए इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में भी अपन जानते हैं। टोटल 33 पंक्तियों के अंदर लिखी हुई है। कितनी पंक्तियां हैं? टोटल 33 पंक्तियां। टोटल 33 पंक्तियों के इसकी रचना की गई है। ये गद्य व पद दोनों में लिखी गई हैं। किसके अंदर लिखी हुई है? गद्य व पद दोनों में। गद्य व पद दोनों शैली में। और जहाँ गद्य व पद दोनों होती है उसे कहते हैं चंपू शैली। चंपू शैली। अब यहाँ से आपके सवाल बन सकता है कि चंपू शैली किसे कहते हैं? ऐसी शैली जिस गद्य व पद दोनों के अंदर जिनकी रचनाएं की जाती है, ऐसी शैली को कौन सी शैली कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। इसकी भाषा कैसी थी? तो संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। ये बात समझ में कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। ये थी कहाँ पर? तो कौशाम्बी में हमें इसकी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? कौशाम्बी।
कहाँ पर थी? कौशाम्बी। लेकिन फिर जहांगीर के समय इसका दूसरी जगह पर लाया गया था, उसके बारे में अपन मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तब अपन बात कर लेंगे। देखिए इसके अंतर्गत क्या मिलता है उसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जब भी राजाओं से युद्ध करता तो संधि विग्राहक भी कहते हैं। संधि विग्राहक कि मतलब ऐसे राजा जिनको हरा देता था उनसे क्या कर लेता था? वो संधि कर लेता था, और संधि करने के बाद उन राजाओं को छोड़ देता था। संधि हो गई आपसे, आप मुझे क्या दे दीजिए? पैसे दे दीजिए और आप मेरे अंडर में कार्य कीजिए। ऐसी नीति किसने अपनाई? समुद्रगुप्त ने। यह क्या थी? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। अब ऐसा कहा जाता है कि 13वीं और 14वीं पंक्ति मिलती है इसकी, उसके बारे में भी अपन जानते हैं कि 13वीं और 14वीं पंक्ति में क्या था। इसने आर्यावर्त के राजाओं को हराया। आर्यावर्त मतलब संपूर्ण भारत। आर्यावर्त के राजाओं को हराया। कौन से राजाओं को हराया? आर्यावर्त। आर्यावर्त राजाओं को हराया। दक्षिणी भारत के राजाओं को हराया। दक्षिणी भारत के राजाओं को हराया। राजाओं को हराया। इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने आपको बता दिया इसमें अश्वमेध प्रकार के यज्ञ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। और देखिए समुद्रगुप्त के बारे में और अपन बात करते हैं विस्तार से कि समुद्रगुप्त के अंदर और क्या क्या चीज़ें थी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। समुद्रगुप्त की सबसे अच्छी चीज़ थी वो एक वीणा वादक था। क्या था? वीणा वादक। प्रयाग प्रशस्ति हो गई। अब हम बात करें कि इसको सबसे अच्छी चीज़ क्या पसंद थी, बजाना क्या पसंद था, तो वीणा वादक था। समुद्रगुप्त क्या था? वीणा वादक। वीणा वादक। अच्छी वीणा बजाया करता था। समुद्रगुप्त क्या था? वीणा वादक। औरंगजेब था, देखो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि औरंगजेब भी क्या था? वीणा वादक था। क्या था? वीणा वादक था। और अपन बात करते हैं अकबर की। अकबर था नगाड़ा वादक। क्या था? नगाड़ा। न तो खुश होता न औरों को सोने देता, मतलब रात भर बैठ के नगाड़ा वगैरह बजाया करता था। ठीक है ना? अकबर क्या था? नगाड़ा वादक था। ये सारी जो जानकारी हमने प्राप्त की समुद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद एक और महान शासक आता है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है ना? उसके बाद प्रभावती गुप्त का जो भूमिदान था उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो तीसरा शासक आता है इनका, उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा व्यक्ति आता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड किसका पुत्र था? सीधे सी बात, समुद्रगुप्त का। क्या था? समुद्रगुप्त। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी? विक्रमादित्य। अंतिम शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? वो था आपके हेमू। हेमू और अकबर के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर हेमू की हार हो जाती है और भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो आखिरी शासक था हेमू, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। इस समय एक लेख मिलता है मथुरा स्तंभ लेख। किसके समय? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। मथुरा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। लेख की हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसके समय था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। इसने भी बहुत प्रकार के सिक्के चलाए, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे। देखिए आगे बात करते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने राज्य की प्रगति विवाह से की। मतलब आसपास के जो भी राजा होते थे शादी कर ली उनकी बेटियों से और अपने राज्य को क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया और राज्य को आगे फैलाया। देखो किन किन रानियों से इसने विवाह किया था उनके बारे में अपन जानते हैं। तो एक तो था नागवंश। नागवंश, वाकाटक वंश। यहाँ की राजकुमारियाँ थी, नागवंश की राजकुमारी और वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। इनसे इन्होंने क्या कर दिया? विवाह किया। और विवाह किया और क्या हो गया? दूसरे राजाओं के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब देखते हैं इनके सिक्के, किन किन प्रकार के उसने सिक्के चलाए थे।
ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कुल 8 प्रकार के सिक्के चलाए थे, कुल 8 प्रकार के सिक्के। चलाए थे। कितने प्रकार के सिक्के चलाए? कुल 8 प्रकार के सिक्के चलाए। देखिए कितना विशाल साम्राज्य था इनका, गुप्तों का, कि गुप्तों के समय के मुंशी कहते हैं गुप्तों का पीरियड भारतीय इतिहास का क्या था? स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। देखिए कौन कौन से सिक्के चलाए। एक तो था धनुर्धारी, पहले सिक्के का नाम आता है धनुर्धारी। धनुर्धारी, हाथ में धनुष लिए, ऐसा सिक्का था कि इस पर चित्र बना हुआ है जिसके अंदर क्या लिया? हाथ में धनुष लिया हुआ है। इस प्रकार का सिक्का चलाया था। किसने चलाया? आपके चंद्रगुप्त ने, ठीक है ना। और देखिए किस प्रकार का? अश्व प्रकार का, अश्व प्रकार का मतलब घोड़े का चित्र बना हुआ प्रकार का सिक्का इसने चलाया था। छत्रधारी, कौन से प्रकार का? छत्रधारी। 3-4 सिक्के अपन को याद रखना है, ये पूछ ले तो, ठीक है ना, बाकी अपन को इतना याद नहीं रखना है। और इसने ही सर्वप्रथम किसका? गुप्त संवत का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग था? गुप्त संवत का प्रयोग किया था, संवत का प्रयोग किया था, ठीक है। ये हो गया। एक अपन को नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ, प्रभावती गुप्त का भूमिदान। ऐसा कहा जाता था इतिहास के अंदर कि महिलाएं भूमिदान नहीं दे सकती, लेकिन हुआ भी उल्टा। एक महिला आती है प्रभावती गुप्त, जिसने कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनको क्या दे दी थी? भूमि दान दी थी। और भूमि दान दी, और भूमि दान ब्राह्मणों को दी जाती थी। और उस भूमि पर क्या रूल था उसके बारे में जानते हैं, प्रभावती गुप्त के बारे में जानते थोड़ा सा। प्रभावती गुप्त क्या की थी? उन्होंने भूमि दान की थी। ऐसी जानकारी मिलती है कि महिलाओं को दान देने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। लेकिन आपकी प्रभावती गुप्त आती है, इसने पूरे के पूरे गांव दान में दे दिए थे, ब्राह्मणों को दान देती। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे कहा जाता माफी जागीर, जागीर या मदते मासा। ऐसी जागीर जिस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। जैसे मैं एक बात करूं कि मेरे पास बहुत सारी भूमि है, यदि कोई महिला है वो आपको एक भूमि दान में दे देती है, और उस भूमि का रूल्स होता था कि उस भूमि से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। अब वो टैक्स कौन लेगा? जिसको उस भूमि को दान में दिया गया था। तो इसी प्रकार से किसने? प्रभावती गुप्त ने भूमि दान की थी, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ना आप। गुप्त काल के सिक्के, ये सबसे ज़्यादा सिक्के चलाने वाला वंश भी गुप्त काल गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य के अंदर सबसे चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, इन सब ने बहुत ही अच्छे सिक्के चलाए और स्वर्ण सिक्के चलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गुप्तों की प्रमुख विशेषता यही थी कि सिक्कों की देन उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती थी, क्योंकि उस समय भारत के अंदर सिक्कों की भरमार बहुत ही ज़्यादा प्रकार से थी। सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के चले। इससे पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। तो ये पूछ सकते हैं आपको कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था गुप्त काल, किस प्रकार से था बताइए। तो गुप्त साम्राज्य के समय सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन था, सोने की भरमार थी। इस प्रकार से आप उसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए आपके द्वारा इस वीडियो को। और आगे अपन थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊँगा। थैंक यू सो मच।